हेलो एवरीवन। तो ये जो वीडियो होने वाली है CAPF असिस्टेंट कमांडेंट के ऊपर बेस्ड होने वाली है और इसके अंदर जो है हम लोग जो जनवरी मंथ जो है उससे रिलेटेड जो टॉपिक्स हैं, जो इंटरनेशनल रिलेशन से रिलेटेड जो टॉपिक हैं जनवरी मंथ के, उसको देखने वाले हैं। इससे पहले हमने जो है सिक्योरिटी के टॉपिक कंप्लीट किए हैं, ठीक है। तो अगर आपने नहीं देखे तो वो जाके आप देख सकते हो। सिक्योरिटी से रिलेटेड कुछ 4-5 टॉपिक हैं जनवरी मंथ के। तो अभी अपन स्टार्ट करते हैं अपना CAPF AC का जो जनवरी मंथ के जो इंटरनेशनल रिलेशंस उनको स्टार्ट करेंगे, ठीक है। तो ये सारे जो क्वेश्चंस हैं ना, ये सारे के सारे विजन IAS की जो मैगजीन है उससे लिए हुए हैं। एंड अगर आपको ये चाहिए तो आप इसको ना विजन की जो ऑफिशियल साइट है वहाँ से डाउनलोड कर लो। बाकी ये जो पूरा जो जो वीडियो है ये बेस्ड रहेगी अपनी CAPF AC के ऊपर। हम लोग सिविल्स की तरफ ज़्यादा मूव नहीं करेंगे, ठीक है। जहाँ अगर लगेगा कि इंपॉर्टेंट है तो वहाँ हम लोग थोड़ा बहुत देख लेंगे। तो इंटरनेशनल रिलेशन का जो सबसे पहला टॉपिक है वो है नॉन अलाइन मूवमेंट, नैम, ठीक है। नैम को ना अपनी क्लास 12th की जो वर्ल्ड कंटेम्प्रेरी पॉलिटिक्स की जो बुक है वर्ल्ड कंटेम्प्रेरी, उसके अंदर हमने पढ़ा होगा। कोल्ड वॉर का एक चैप्टर था, शुरुआत का ही चैप्टर है कोल्ड वॉर का। तो उसके अंदर हमने नैम पढ़ा है, वार्सा पैक्ट और नाटो के बारे में पढ़ा है। तो बेसिक थोड़ा सा अगर हिस्ट्री जान लें इसकी, तो बेसिकली हुआ क्या था कि जब सेकेंड वर्ल्ड वॉर का जो टाइम चल रहा था, सेकेंड वर्ल्ड वॉर ख़त्म होता, उसके बाद क्या होता है कि वर्ल्ड के अंदर ना दो पावर रह जाती हैं। एक रहती है रशिया और एक रहती है USA, ठीक है। अब ये जो दो पावर रहती हैं रशिया और USA, मतलब रशिया नहीं था बेसिकली, USSR था वो, ठीक है। USSR था वो और USA था, ठीक है। ये दो पावर्स रह जाती हैं वर्ल्ड के अंदर। तो अब क्या होता है कि जब ये जो क्यूबा मिसाइल क्राइसिस होता है, इसके अंदर क्यूबा मिसाइल क्राइसिस क्या होता है कि जो US होता है, US की जो जो एक आइलैंड होता है क्यूबा, US का मतलब एक आइलैंड होता है क्यूबा। तो उसके अंदर जो है US क्या करता है, न्यूक्लियर वॉरहेड जो है अरेंज कर देता, मतलब लगा देता है उसके अंदर, सेटअप कर देता, जो कि एक डायरेक्ट थ्रेट क्रिएट करता है USSR के लिए। तो यहीं से ही पूरा जो है टेंशन एक्सकलेट होता है। अगर आपको उसको डिटेल में पढ़ना ना तो क्लास 12th की बुक है, उसको जाके पढ़ना। तो और नैम का क्या गठन होता है, नैम का क्या रीज़न होता है इसके अंदर। तो नैम का क्या सीन होता है कि जो बेसिकली होता क्या है, जो वर्ल्ड जो होना है दो पार्ट में डिवाइड हो जाता है। एक होता है अपना नाटो और एक होता है वार्सा पैक्ट। नाटो जो है वो US के द्वारा क्रिएट किया जाता है और वार्सा पैक्ट जो होता है वो रशिया के द्वारा क्रिएट किया जाता है। अब वर्ल्ड को जो है इन दोनों ही जो जो हेड्स थे, इन दोनों से ही दूर रखने के लिए जो है नैम का क्रिएशन होता है, जो कि नॉन अलाइन मूवमेंट होता है। इसको हम नॉन अलाइन मूवमेंट बोलते हैं। तो इसका मतलब मेन मकसद था कि वर्ल्ड को जो है एक तीसरा प्लेटफॉर्म प्रोवाइड किया जाए, जो बेसिकली न्यूट्रल रहना चाहते हैं, ठीक है। जो इस लफड़े में पढ़ना नहीं चाहते उनके लिए नैम क्रिएट किया गया था, ठीक है। अब हम इसको पढ़ते हैं, ये न्यूज़ में क्यों है, किस तरीके से ये CAPF AC के लिए क्यों, क्या क्या इसके मतलब इंपॉर्टेंट है। CAPF AC के लिए कौन कौन से पार्ट इसके अंदर इंपॉर्टेंट है, ठीक है। और इसका रिलेवेंस देखेंगे हम लोग, नाटो का नैम का क्या रिलेवेंस है, क्या क्या चैलेंजेस हैं और प्रेजेंट सिचुएशन क्या है नैम की, ठीक है। तो स्टार्ट करते हैं अपन। तो जैसा अब ये न्यूज़ में इसलिए कि अभी रिसेंटली जो है 19 समिट हुआ है अपना नैम का, जो है 19 समिट हुआ है, जो कि कंपाला में हुआ है, ठीक है। युगांडा कंपाला में हुआ है नैम का जो 19 समिट है। तो इस वजह से ये न्यूज़ में, ठीक है। अब इसके अंदर हुआ क्या है कि जो ये डिक्लेरेशन जो हुआ है 19 समिट हुआ है, इसके अंदर बेसिकली हुआ क्या है, जो वर्ल्ड के अंदर जो अभी अपने को पता है कि रशिया हो गया, यूक्रेन हो गया, देन अपना जो इजराइल और हमास का कॉन्फ्लिक्ट हो गया। मतलब देखा जाए तो दो जगह वॉर चल रहे हैं और नैम का काम यही है कि भाई जो वर्ल्ड कंट्रीज़ हैं जो वॉर वगैरह से दूर रहें। तो इसी को चलते हुए जो है इसकी मीटिंग हुई है, जिसके अंदर इन्होंने ना कंडेम किया है जो इसराइल का जो मिलिट्री एक्शन था गाज़ा स्ट्राइप पे, उसको कंडेम किया, ठीक है। तो इन्होंने उसको कंडेम किया और इस वजह से जो है ये न्यूज़ में है, ठीक है। तो अब देख लो बेसिकली नैम के क्या है। नैम के अंदर जो है 121 मेंबर है टोटल, जिसमें रिसेंटली जो है साउथ सूडान ने इसको ज्वाइन किया। अब ये ना जो वनडे एग्ज़ाम जो होते हैं SSC वगैरह CPO वगैरह, उसके अंदर पूछ सकता है कि अभी रिसेंटली कौन सी कंट्री जो है जिसने नैम को जो है ज्वाइन किया। तो उससे रिलेटेड से जो है ये इंपॉर्टेंट होता है ये क्वेश्चन। देन हम लोग नैम के बारे में देखते हैं अब बेसिकली, ठीक है ना। अब नैम का जो है गठन होता है 1955 में, ठीक है। ये स्ट्रगल होता है, कुछ कंट्रीज़ होती हैं जैसे एशिया, लैटिन अमेरिका और अफ्रीका, ये इन कंट्रीज़ का जो स्ट्रगल होता है, इसके कारण जो है नैम का क्रिएशन होता है। और इसके अंदर ना इंडिया का भी जो है बहुत इंपॉर्टेंट रोल होता है इंडिया के अंदर, ठीक है। इंडिया का भी इसमें इंपॉर्टेंट रोल है। देन ये कंट्रीज़ जो हैं जो कि रीज़न होती हैं जिसके कारण जो है नैम जो बनता है, जैसे इजिप्ट हो गई, घाना हो गई, इंडोनेशिया हो गई एंड यूगोस्लोवाकिया हो गई, ठीक है, ठीक है। और ये
मतलब ये देख लेना आप कितने मेंबर कंट्री है, कौन कौन सी कंट्री इसको ज्वाइन कर रखी है, कौन कितनी कंट्रीज, साउथ एशिया की कितनी कंट्री है, साउथ अफ्रीका की कितनी है। ठीक है, तो ये मतलब रटने वाला कॉन्सेप्ट है, इसमें ऐसा कुछ समझने जैसा कुछ है ही नहीं। ठीक है, अब जो समझने वाली चीज़ है वो ये है, ठीक है, कि नैम जो है कौन कौन से चैलेंजेस वो फेस कर रहा है। ठीक है, आज का अगर हम टाइम देखें, आज का जो प्रोस्पेक्टिव देखें, तो आज के टाइम पे जो है नैम क्या क्या चैलेंजेस फेस कर रहा है। तो नैम सबसे पहले जो चैलेंज फेस कर रहा है वो है अपना वर्ल्ड ऑर्डर। जिस तरीके से जो वर्ल्ड ऑर्डर चेंज हुआ है, बाईपोलर, जब नैम का गठन हुआ था तो वर्ल्ड के अंदर दो ही पावर थी, एक थी अपनी यूएसएसआर और दूसरी थी यूएसए। ठीक है, दो पावर थी, लेकिन अब जो है वर्ल्ड जो है बाईपोलर से जो है मल्टीपोलर की तरफ मूव कर रहा है। ठीक है, अब चाइना है, रशिया है, फ्रांस है, इंडिया, इवन इंडिया इज इमर्जिंग एज एन सुपर पावर। ठीक है, तो अब मल्टीपोलर हो चुका है वर्ल्ड। सेकंड, दूसरा इन्वॉल्विंग अलाइंस। ठीक है, इतनी सारी अलाइंस है यार, नैम कोई क्यों ज्वाइन करना। ठीक है, क्वाड हो गया, I2U2 हो गया। ठीक है, दुनिया भर की अलाइंसेस बन रखी हैं, G20 अभी रिसेंटली हुआ, तो नैम का रिलेवेंस जो है इस प्रोस्पेक्टिव में जो है कम हो चुका है। सेकंड आता है नैम के अंदर जो है, जो जितने कुछ मेंबर्स ऐसे हैं, बहुत सारे मेंबर ऐसे हैं बेसिकली देखा जाए, जो यूएस का जो स्टाइल है, यूएस जिस तरीके की जो आइडियोलॉजी रखता है उसको फॉलो करते हैं, प्लस यूएस जो है उन कंट्रीज़ को सपोर्ट करता है। जैसे इंडिया जो है एक जो है इंपॉर्टेंट मेंबर है नैम का, बट स्टिल इंडिया को जो है यूएस कहीं ना कहीं सपोर्ट करती है। ठीक है, इवन रशिया भी सपोर्ट करती है इंडिया को। तो नैम के रिलेवेंस मतलब उनके मेंबर ही जो है वो कंट्री सपोर्ट कर रही है, जो कि टेंशन क्रिएट कर, जो जिन कंट्रीज़ के द्वारा टेंशन क्रिएट किया जा रहा है वो कंट्री ही, अगर जो नैम के अंदर जो कंट्री उनको सपोर्ट कर रही है, तो बेसिकली इस तरीके से भी नैम का जो है रिलेवेंस थोड़ा कम हो जाता। देन रीजनल ऑर्गेनाइजेशंस हो गई। ठीक है, SCO, ब्रिक्स, आसियान, ये रीजनल ऑर्गेनाइजेशंस हैं, इनको ज्वाइन कर रहे हैं लोग, नैम को क्यों ज्वाइन करें। ठीक है, नैम के सामने ये भी एक चैलेंज है। दूसरा, ग्लोबल इशू जो इमर्ज हो रहा है, मतलब वॉर तो हो ही रहे हैं वर्ल्ड के अंदर, बट अब जो क्लाइमेट चेंज हो गया, AI, साइबर सिक्योरिटी वगैरह, पेंडेमिक हो गए। ठीक है, रिसेंटली अभी कोविड गया, तो ये इमर्जिंग थ्रेट्स हो गए, जो न्यू इमर्जिंग ग्लोबल इशूज़ हैं। दैन अपना लैक ऑफ लीडरशिप। अगर देखें ना, नैम के अंदर जो है 121 कंट्री है, लेकिन उसकी लीडरशिप का भी पता नहीं कि भाई लीडरशिप कौन कंट्रोल कर रहा। ठीक है, तो एक बड़ा मतलब बहुत बड़ा ब्लेंडर है अगर देखा जाए, तो 121 कंट्री है, अब उनको कौन गाइड करे, क्या किस तरीके से गाइड करे, यही नहीं पता, तो लीडरशिप नहीं है, तो ये भी एक चैलेंज है। देन अपना देन अपना आ जाता है ये अप्रोच ऑफ मल्टी अलाइनमेंट। ठीक है, अब आप देखो ना कि कितनी सारी कंट्रीज़ हैं, कोई ना कोई कंट्री किसी ना किसी जो है एग्रीमेंट में जो है रहती है। मल्टी अलाइनमेंट हो रहा है, मतलब वर्ल्ड के अंदर कोई ना कोई कंट्री किसी ना किसी कंट्री के साथ जो है एग्रीमेंट में है, तो इस वजह से भी जो है मतलब नैम की जो प्रेजेंस है ना वो कम होती है। ठीक है, अब करंट रिलेवेंस देखते हैं नैम का कि रिलेवेंस क्या है। ये तो चैलेंजेस हो गए। ठीक है, ये तो चैलेंजेस हो गए। अब क्वेश्चन पता कैसे आ सकता है कि इज़ नैम रिलेवेंट टुडे, इस तरीके से क्वेश्चन आ जाएगा। आर्गूमेंट लिखने के आएगा तो सीधा क्वेश्चन आ जाएगा कि इज़ नैम रिलेवेंट टुडे, तो हमको बताना है कि क्या नैम रिलेवेंट है। तो अगर रिलेवेंट है या नहीं है, नहीं है करके उसके ये सारे कारण हो गए। ठीक है, आर्गूमेंट राइटिंग में जब अगर नैम से ऐसे क्वेश्चन आते तो हम लोग ये सारे कारण लिख सकते हैं। ठीक है, कि नैम इस कारण जो है रिलेवेंट नहीं है। ठीक, क्योंकि ऐसा क्वेश्चन आ चुका है एक बार, पिछले PYQ में था कि यूएन के ऊपर आ गया था सेम क्वेश्चन कि यूएन की रिलेवेंस आज के टाइम पे है या नहीं है। ठीक है, वैसे ये तो हो गए उसके चैलेंजेस, ये हो गए उसके जो करंट रिलेवेंस क्यों है वो वाले पॉइंट हो गए। ठीक है, तो जैसे अभी इसका सबसे पहला पॉइंट ये हो गया कि रिफॉर्म एंड डेमोक्रेटाइजेशन ऑफ यूएन। ठीक है, जैसे अपने को पता है कि यूएन के अंदर ना एक परमानेंट सिक्योरिटी मेंबर होता है। ठीक है, तो उसके अंदर यानी यूएन के अंदर जो है डेमोक्रेटाइजेशन करने का काम करती है नाटो। यानी नाटो जो है लगातार बहुत सालों से जो है ये क्वेश्चन रेज कर रही है कि सब लोगों को जो है यूएन का जो है जो परमानेंट मेंबर होने का जो है वो चांस मिलना चाहिए। ठीक है, पहली चीज़ ये। दूसरा, सेकंड होता है अपना प्रोटेक्टिंग सोवरेनिटी। नैम का जो काम है ये क्या करती है, कंट्रीज़ को जो है प्रोटेक्ट करती है। बेसिकली इसके अंदर 121 कंट्री है, एक बहुत बड़ा ऑर्गेनाइजेशन है, तो ये उन कंट्रीज़ को प्रोटेक्ट करती हैं जो कि वर्नरेबल हैं। ठीक है, या फिर जो थ्रेटन हो रही हैं। ठीक है, जैसे अभी गाज़ा स्ट्राइप पे जो पैलेस्तीन वगैरह गाज़ा स्ट्राइप पे जो हुआ, इसके लिए भी इन्होंने इसराइल ने जो गाज़ा स्ट्राइप पे किया उसके लिए भी इन्होंने कंसर्न जताया। ठीक है, देन थर्ड पॉइंट है अपना एन इंटीग्रल पार्ट ऑफ फॉरेन पॉलिसी। बहुत सारी कंट्रीज़ जो हैं वर्ल्ड की नैम को जो है अपना फॉरेन पॉलिसी का जो है एक इम्पॉर्टेंट पार्ट समझते हैं। मतलब नैम में होना एक बड़ी बात है। ये लोग मतलब बहुत सारी कंट्रीज़ के अंदर आज भी जो है नैम में होना एक बड़ी बात कंसिडर करते हैं। इसलिए तो अभी साउथ सुडान ने ज्वाइन किया इसको, नैम को। देन आता अपना यूनिफाइंग फोर्स, मतलब एक प्लेटफॉर्म प्रोवाइड करती है बहुत सारी मतलब कंट्रीज़ को कि वो अपनी जो है आवाज़ रख सकें। सारी कंट्रीज़ एक साथ आती हैं,
देन अपना प्लेटफॉर्म फॉर साउथ साउथ कोऑपरेशन, ठीक है। अगर आप देखोगे ना नैम के अंदर वो कंट्री है, साउथ की कंट्रीज़ ज़्यादा हैं। और साउथ की कंट्रीज़ क्यों हैं, क्योंकि साउथ अगर आप नॉर्थ साइड से देखो ना तो साउथ साउथ जो है ना वो थोड़ा गरीब है, मतलब उतनी रिच रिसोर्सेज वगैरह इधर जो है साउथ में है नहीं। तो साउथ साउथ कोऑपरेशन जो है प्रोवाइड करता है ये। देन आता है प्रमोटिंग मल्टीलैटरिज्म एंड ग्लोबल पीस, वही वर्ल्ड के अंदर ग्लोबल पीस वगैरह प्रमोट करता है ये ऑर्गेनाइजेशन। देन नैम जो है टाइम टाइम पे डेमोक्रेटाइजिंग यूएन एंड कमेंट जो कंडेम कर रही है इसराइल जो वॉर है उसको कंडेम किया है टाइम टाइम पे इन्होंने। उसके बाद नैम का जो है इंपॉर्टेंस बढ़ रहा है, यानी नैम का जो है एक्टिव नॉन अलाइनमेंट, यानी अब ये लोग जो है ना प्रोएक्टिव एटीट्यूड रख रहे हैं। मतलब पहले ये लोग शांत रहते थे, लेकिन अब जो है ना ये लोग थोड़ा आवाज़ उठाते हैं इन चीज़ों के खिलाफ। मतलब इन्होंने अपना जो है एटीट्यूड चेंज किया। पहले ये लोग शांत रहते थे, लेकिन अब ये ना प्रोएक्टिव हो रहा है, मतलब ये लोग उठ के बोलते हैं इन चीज़ों के बारे में कि भाई गलत हो रहा है, ठीक है। पहले ऐसा एटीट्यूड नहीं था नैम का, लेकिन अब नैम का जो है एटीट्यूड चेंज हो रहा है, ठीक है। तो इन कारणों की वजह से ये इंपॉर्टेंट है। अब एक चीज़ ये देखो कि भाई नैम में और नॉन अलाइन मूवमेंट में जो नैम जो है उसमें और न्यूट्रलिटी में जो है फ़र्क क्या है, ठीक है। प्रोनाउंसिएशन के लिए भाई थोड़ा देख लेना यार, ठीक है ना। तो इसमें देखो सबसे पहले तो ये लीगल कॉन्सेप्ट है, ये पॉलिटिकल कॉन्सेप्ट है, ये लीगल कॉन्सेप्ट है। प्लस इसके अंदर जो है ये रिटर्न है इनटू स्टेट्स कॉन्स्टिट्यूशन, ठीक है नैम। वहीं पे ये जो है परमानेंट फीचर है एक स्टेट पॉलिसी का, न्यूट्रल रहना जो है एक परमानेंट फीचर है। दूसरा ये कॉन्सेप्ट है अपना एम्फेसिस करता है एक्टिविटी ऑफ वर्ल्ड अफेयर, ठीक है। ये वर्ल्ड अफेयर के लेवल पे और ये जो है एक कंट्री के लेवल पे है न्यूट्रल रहना, ठीक है। तो ये टॉपिक यहीं पे ख़त्म होता है अपना, ठीक है। अगला टॉपिक जो है अपना जो है इंडिया और नेपाल रिलेशन का, ठीक है, उसको देखेंगे अभी। तो ये टॉपिक्स जो हैं CAPF इसी का ये वाला टॉपिक यहीं पे ख़त्म होता है, ठीक है। नेक्स्ट टॉपिक देखते हैं।